हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं घटना चक्र के प्रति दृष्टि करंट अफेयर्स के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को। आपको बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया गया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। 3 भागों में उसको मतलब शामिल किया गया है और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन जो है प्रॉपरली आपके पास पहुंचते रहें। और घटना चक्र के पूरी मैगजीन को कवर किया जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम के पहले एक बार 2 बार देख लेने से, रिवीजन कर लेने से करंट अफेयर्स में एग्ज़ाम में जो है आप लोगों को ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा। और आपको एक बात बता दें, ये मोटिवेशन जो है वीडियो देख के कुछ समय तक उससे मोटिवेट हुआ जा सकता है, लेकिन जो मोटिवेशन अंदर से आता है वो हमें जब तक हम जो हासिल करना चाहते हैं या जो हासिल करने के लिए आए हैं तब जब तक मिल नहीं जाता तब तक वो मोटिवेशन बना रहता है। तो अगर खुद से मोटिवेट होके पढ़ा जाए या फिर से जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं प्रॉपरली उसको फॉलो किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को। भारत नीदरलैंड संबंध। नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर तथा रानी मैक्सिमा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 से 7 अप्रैल 2022 के मध्य तक नीदरलैंड की राजकीय यात्रा पर रहे। आपको बता दें कि पिछले 34 वर्षों में यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की नीदरलैंड की पहली यात्रा है। मतलब 34 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष ने नीदरलैंड की यात्रा की है। इससे पूर्व 1988 में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने नीदरलैंड की यात्रा की थी। उल्लेखनीय कि 2022 के दौरान भारत एवं नीदरलैंड अपने राजकीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्षगांठ मना रहे हैं। यह इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत इस वर्ष जो है अपनी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और भारत नीदरलैंड संबंधों का भी इस साल 75वां वर्षगांठ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने एम्स्टर्डम स्थित केकेनहोफ ट्यूलिप गार्डन में पीले ट्यूलिप की एक नई प्रजाति जिसका नाम मैत्री के नाम मतलब इसका दिया। एक पीले ट्यूलिप गार्डन जो था उसमें उसका नाम मैत्री रखा गया। अगला देखिए, भारत तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सेरदार गुरबांगुलएविच बेर्दिमुहामेदोव के निमंत्रण पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तुर्कमेनिस्तान की राजकीय यात्रा की है। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की पहली यात्रा है। इससे पहले कोई भी भारतीय राष्ट्रपति तुर्कमेनिस्तान की यात्रा नहीं किए थे। यह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पहली तुर्कमेनिस्तान यात्रा है या फिर से भारतीय राष्ट्रपति की पहली तुर्कमेनिस्तान यात्रा है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत तुर्कमेनिस्तान एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान यात्रा के दौरान निम्न 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। तुर्कमेनिस्तान के वित्त एवं अर्थशास्त्र मंत्रालय की वित्तीय निगरानी सेवा एवं भारत की वित्तीय खुफिया इकाई के बीच एमओयू आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग 2022 से 25 की अवधि के लिए संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में सहयोग का कार्यक्रम युवा मामलों में सहयोग पर मतलब 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अगला भारत नेपाल। 1 से 3 अप्रैल 2022 के मध्य नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। जुलाई 2021 में पदभार ग्रहण करने के पश्चात नेपाल के प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से 90 किलोमीटर लंबी 132 किलोवाट की डबल सर्किट सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया। 90 किलोमीटर और 132 किलोवाट। इसका निर्माण भारत द्वारा प्रदत्त ऋण के तहत किया गया है।
दोनों देशों के मध्य पहले ब्रॉड गेज पैसेंजर रेल लिंक का भी उद्घाटन किया गया। यह रेल लिंक जयनगर मधुबनी बिहार को कुर्था नेपाल से जोड़ेगा। ये पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ से जोड़ा जाएगा, तो जयनगर मधुबनी जो बिहार में स्थित है इसको नेपाल में कुर्था, इन दोनों को जो है रेल लिंक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। 34.90 किलोमीटर लंबा यह जयनगर कुर्था रेलखंड जयनगर बिजलपुरा बर्दीवास रेल परियोजना 68.72 किलोमीटर की एक हिस्सा है जो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। देखिए, इस यात्रा के दौरान नेपाल में रुपे कार्ड को भी लॉन्च किया गया। 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के माध्यम से नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां सदस्य बन गया। ये बात याद रखिएगा कि नेपाल जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां सदस्य बन गया है। 3 अप्रैल 2022 को नेपाल के प्रधानमंत्री ने वाराणसी की यात्रा भी की थी। अगला देखते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों के बारे में। 21 मार्च 2022 को भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य द्वितीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रतिभाग किया। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के मध्य प्रथम वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन 4 जून 2022 को आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों देशों के मध्य व्यापार रणनीतिक भागीदारी स्थापित की गई थी। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य FTA समझौता हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य पूछ सकता है। इस शिखर सम्मेलन के उपरांत 2 अप्रैल 2022 को एक आभासी समारोह में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता ECTA इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किया गया। ECTA पिछले 1 दशक से अधिक की अवधि में किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है। ECTA जो है पिछले 1 दशक में 10 वर्षों में या 10 वर्षों से अधिक समय में किसी विकसित देश के साथ भारत का यह पहला समझौता है। चलिए अगला देखते हैं, भारत जापान संबंधों के बारे में देखते हैं। 19 से 20 मार्च 2022 के मध्य जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। उनकी इस यात्रा के दौरान 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2018 में टोक्यो में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन भारत एवं जापान के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। जो शिखर सम्मेलन है वह भारत और जापान के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70 वर्ष की वर्षगांठ पर आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के अगले 5 वर्षों के दौरान भारत में 5 ट्रिलियन येन लगभग 42 बिलियन डॉलर का निवेश करने पर भी सहमति व्यक्त की है। मतलब जापान द्वारा पिछले अगले 5 वर्षों में भारत में 42 बिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा। दोनों देशों के मध्य नवंबर 2019 में नई दिल्ली में विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के मध्य 2+2 बैठक का आयोजन भी किया गया। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPOI इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का स्वागत भी किया गया। जापान IPOI के कनेक्टिविटी स्तंभ में एक प्रमुख भागीदार देश है। 19 मार्च 2022 को दोनों देशों द्वारा भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी CEP क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की घोषणा भी की गई। इस साझेदारी के तहत सहयोग के निम्न क्षेत्र शामिल हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी समेत भंडारण प्रणाली, इमारतों एवं उद्योगों में ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा कुशल उपकरण, सौर PV सेल समेत सौर ऊर्जा का विकास, पवन ऊर्जा, स्वच्छ हरित हाइड्रोजन समेत स्वच्छ हरित अमोनिया समेत LNG का अधिक एवं स्वच्छ उपयोग, कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण, कार्बन पुनर्चक्रण, जैव ईंधन समेत एक नए प्रकार के ईंधन
सामरिक पेट्रोलियम भंडार आदि स्वच्छ कोयला तकनीकी। 13 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकेंद्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी गई। अगला देखिए, भारत ऑस्ट्रेलिया। 11 सितंबर 2021 को प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि आयोजन जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य प्रथम 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। रक्षा एवं विदेश मंत्रियों, इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और एस जयशंकर विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व मॉरिस पायने विदेश मंत्री और पीटर ड्यूटन रक्षा मंत्री ने किया। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के व्यापक रणनीतिक साझेदारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप यह वार्ता का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि 4 जून 2020 को प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल लीडर्स समिट के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई थी। इसमें दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के मध्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर 2+2 वार्ता का आयोजन किया जाएगा, ये प्रावधान किया गया था। भारत के साथ 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता का आयोजन करने वाला ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है। अभी हाल ही में आरएस का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन सीधा आया था कि भारत जो है क्वाड से इतर, मतलब जो क्वाड का सदस्य नहीं है, किस देश के साथ मंत्रिस्तरीय वार्ता या 2+2 वार्ता का आयोजन करता है, तो उसका आंसर रूस था। वैसे भारत जो है जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता का आयोजन करता है, लेकिन ये चारों क्वाड मेंबर हैं। अगर क्वाड मेंबर से बाहर किसी के साथ करता है तो वो एकमात्र देश रूस है जिसके साथ 2+2 वार्ता का आयोजन भारत का होता है। ठीक है, उल्लेखनीय कि भारत एवं रूस के मध्य भी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता का आयोजन पर सहमति बनी है, अभी हो चुका है। और द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता 2023 में आयोजित होगा। अगला जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन 2023 में होगा और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। भारत डेनमार्क देख लीजिए। 9 सितंबर 2021 को भारत एवं डेनमार्क के मध्य हरित रणनीतिक साझेदारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंग के रूप में नई दिल्ली में अपतटीय पवन एवं नवीकरणीय ऊर्जा हेतु एक संयुक्त उत्कृष्ट केंद्र को लॉन्च किया गया। उल्लेखनीय कि भारत एवं डेनमार्क के मध्य हरित रणनीतिक साझेदारी को सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। इस केंद्र का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का समर्थन करना। उल्लेखनीय कि यह केंद्र एक प्रकार का ज्ञान हब होगा। यह जो केंद्र है एक प्रकार का नॉलेज हब है। यह केंद्र प्रारंभ में 4 कार्य समूहों के आसपास केंद्रित होगा, जिसमें है स्थानीय योजना, वित्तीय ढांचा या वित्तीय ढांचे की शर्तें, आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव तथा परीक्षण, स्टैंडर्ड एंड टेस्टिंग। भारत अमेरिका संबंधों के बारे में देख लीजिए। 9 सितंबर 2021 को नवनीकृत भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी SCEP स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया। SCEP को भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 के अनुसरण में एक नए रूप में लॉन्च किया गया है। देखिए 22-23 अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा आयोजित लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी की घोषणा की है। SCEP के तहत सहयोग के 5 स्तंभों के अंतर्गत सरकारी बैठकों का आयोजन किया जाएगा और ये स्तंभ हैं विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता, उत्तरदायी तेल एवं गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत वृद्धि, उभरते ईंधन। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर
भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी की स्थापना की गई थी? ये पूछ सकता है कि कब की गई थी भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी की स्थापना? तो 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में किया गया था। SCEP के तहत भारत एवं अमेरिका सहयोग के 4 स्तंभों पर सहमत हुए थे, जबकि SCEP में उभरते ईंधन नामक एक नया स्तंभ जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा ईंधनों को बढ़ावा देना है। दोनों देशों ने भारत अमेरिका गैस टास्क फोर्स का पुनर्नामकरण भारत अमेरिका निम्न उत्सर्जन गैस टास्क फोर्स के रूप में करने की घोषणा की है। इस अवसर पर जैव ईंधनों पर एक नया भारत अमेरिका कार्यबल के गठन की भी घोषणा की गई है। उल्लेखनीय कि अमेरिका ने अपने शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक 50 से 52% कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। याद रखिएगा कि भारत द्वारा 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, जलवायु कार्यवाही एवं वित्तीय गतिशीलता संवाद 13 सितंबर 2021 को भारत एवं अमेरिका ने जलवायु कार्यवाही वित्तीय गतिशीलता संवाद को लॉन्च किया। भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी के 2 ट्रैकों में से एक है। इसका दूसरा ट्रैक है भारत अमेरिका रणनीति के स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी SCEP। अगला देखिए, भारत मालदीव 25 मई 2021 को भारत द्वारा अड्डू शहर मालदीव में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी दी गई है। मालदीव के अड्डू में भारत का एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा। 2 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं मालदीव के मध्य सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस MOU पर 2021 में हस्ताक्षर किया गया था। अगला देखिए, भारत कोरिया संबंध 26 मार्च 2021 को दिल्ली कैंट में भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया। यह पार्क भारत दक्षिण कोरिया के सुदृढ़ मैत्री संबंधों का प्रतीक है। इसके साथ ही यह पार्क कोरियाई युद्ध 1950-53 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में भारत के योगदान के स्मारक के रूप में भी है। 6 एकड़ के हरित क्षेत्र में विस्तृत इस पार्क को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, भारतीय थल सेना, दिल्ली छावनी बोर्ड, कोरियाई दूतावास तथा कोरियाई वार वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त परामर्श से विकसित किया गया है। भारत बांग्लादेश संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26-27 मार्च 2021 के दौरान बांग्लादेश की राजकीय यात्रा पर संपन्न रहे। कोविड-19 महामारी प्रकाश के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। प्रधानमंत्री की यह बांग्लादेश यात्रा 3 युगांतरकारी घटनाओं के स्मरणोत्सव के अवसर पर संपन्न हुई, जिनका विवरण निम्नवत है। जैसे मुजीब बोरशो, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष, बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम। 26 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। याद रखिएगा, 2020 गांधी शांति पुरस्कार से शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने भारत में बांग्लादेशी युवाओं के अध्ययन के लिए 1000 सुवर्ण जयंती छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की। बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के अवसर पर प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित अजय चक्रवर्ती ने बंगबंधु को समर्पित एक विशेष राग मैत्री की रचना की।
इस यात्रा के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु पीठ की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। भारत द्वारा बांग्लादेश को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने की तिथि 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। देखिए, याद रखिएगा कि भारत द्वारा बांग्लादेश को 6 दिसंबर को आधिकारिक मान्यता दी गई थी औपचारिक रूप से, और इस दिन को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। ये था अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। साथियों, आप लोगों के एक लाइक या कमेंट से आपको भले ही कोई फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन आपके एक लाइक या कमेंट से मुझे जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि अब मैं और अच्छे कंटेंट्स के साथ जो है वीडियो अपलोड करूं, और ऐसे वीडियो बनाऊं जो एग्ज़ाम में वाकई आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाए या फिर से आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर कोई कमी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि उसमें कुछ क्या सुधार करना चाहिए या क्या सुधार करने की आवश्यकता है। चलिए मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।